नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लगातार जो घटनाक्रम है वो तेजी से बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस पूरे मामले में अभी एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। रोज कुछ कुछ नई जानकारी, नई वीडियो सामने आ रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रही है, उसके आधार पर एनआईए की जांच आगे बढ़ रही है। एनआईए ने इस बारे में जो हमलावर हैं, जो आतंकवादी हैं, उनके बारे में कुछ पुख्ता जानकारी निकालने का भी दावा किया है। तो एक तरफ एनआईए की कार्रवाई लगातार जारी है, दूसरी तरफ भारत में जो माहौल है, वो जो माहौल बना हुआ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है, उस सबको लेकर बड़े सारे सवाल हमारे सामने उठते हैं। उन सवालों पर तो आप चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक अपडेट भी दे दूं। वो अपडेट जो है वो ये है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनआईए के, माफ कीजिएगा, जो अजीत डोवाल जी हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की है। जो जानकारियां मीडिया में आ रही हैं, हालांकि ऐसी बैठकों की जानकारियां आधिकारिक रूप से कोई जानकारी आती नहीं है, लेकिन मीडिया में सूत्रों के हवाले से अलग अलग तरह की जानकारियां दी जा रही हैं कि सेना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि सेना कैपेबल है, वो जो भी कार्रवाई करनी है उचित समय पर करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक बहुत अहम थी। इसके वीडियो फुटेज भी आए, हम आपको दिखाएंगे भी। तो ये सब चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने रिटायर्ड 40 लाख जवानों को वापस बुलाया है। 40 लाख जवानों से अनुरोध किया, रिटायर्ड जवानों से अनुरोध किया है कि भैया एक बार फिर से वापस आ जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपको देश के लिए लड़ना पड़े। तो ये कह सकते हैं कि क्या एक तरह से ये युद्ध का माहौल बना हुआ है, यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर और आई है। मैं आपको जो आज फिलहाल जो वीडियो दिखा रहा हूं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई अब से कुछ देर पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, भारत के सीडीएस जो हैं वो, और साथ साथ भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, ये सभी इस बैठक में मौजूद थे। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा, खबर यह भी आई है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो हैकर्स हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय सेना से जुड़े कुछ वेबसाइट्स पर, कुछ डेटाबेस पर साइबर अटैक किया जा सके। जो खबरें आ रही हैं वो ये कि 4 ऐसे साइबर अटैक्स को भारत ने नाकाम किया है। तो पाकिस्तान, क्योंकि जो है वो युद्ध भूमि में शायद नहीं लड़ सकता, इसलिए वो आतंकवादी भेजता है और वो साइबर जो अटैक्स हैं वो भेजता है, जो साइबर क्रिमिनल होते हैं उनको भेजता है। तो इस तरह से पाकिस्तान इस पूरे मामले में ये सब कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच भारत में एक पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। और वो पोस्टर वॉर क्या है? वो पोस्टर वॉर जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने करी। दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में एक व्यक्ति दिखाए गए हैं जिनके कपड़े हूबहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हैं, लेकिन यह व्यक्ति जो है, ये जो ट्वीट कर रहा है तस्वीर, इसमें उस व्यक्ति को सर से ऊपर, धड़ से ऊपर जो है, इस व्यक्ति को गायब कर दिया, नहीं दिख रहे। अब कांग्रेस ने इसको लिखा गायब। कांग्रेस इसको लेकर क्या कहना चाहती है, यह पूरा देश समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह का जो आपत्तिजनक ट्वीट किया गया कांग्रेस के ऑफिशियल मीडिया हैंडल से, उसको लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और बीजेपी ने आज इसको लेकर कांग्रेस पर हल्ला बोला और यह सवाल उठाया कि भाई कांग्रेस जो है ये सर तन से जुदा की आइडियोलॉजी को लेकर क्यों आगे बढ़ा रही है। मत भूलिए कि कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने यह कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी काटेंगे। बोटी बोटी काटने की बात कांग्रेस के एक सांसद ने कही थी, और आज कांग्रेस खुद एक ऐसा ट्वीट कर रही है, प्रधानमंत्री की एक ऐसी तस्वीर ट्वीट कर रही है जिसमें सर नहीं है। और इसीलिए बीजेपी ने कहा कि यह सर तन से जुदा जो है इस आइडियोलॉजी को क्यों बढ़ा रही है और आतंकवादियों की आइडियोलॉजी को क्यों बढ़ा रही है। दो टूक में आज इसको लेकर चर्चा जरूरी है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अब अलग अलग तरह की सफाई दी जा रही है। यह कहा जा रहा है कि दरअसल एक फिल्म गायब आई थी, हमने तो उसको लेकर के इस तरह का ट्वीट किया था। लेकिन बीजेपी कह रही है गायब नहीं, दरअसल सर तन से जुदा की आइडियोलॉजी है जिसको कांग्रेस आगे बढ़ा रही है। अब इसी को लेकर एक तरह का पोस्टर वॉर जो है छिड़ गया। अभी वॉर पाकिस्तान से नहीं छिड़ा है, लेकिन भारत के अंदर एक पोस्टर वॉर छिड़ गया है। इस पोस्टर वॉर में अगर, जैसे मैंने कहा, कांग्रेस के कुछ पोस्टर आए हैं, तो अब
बीजेपी ने भी एक पोस्टर जो है वो ट्वीट किया है, जिसमें कांग्रेस के ऐसे सभी नेता जो लगातार भारत को लेकर के बेतुके बयान दे रहे हैं, आतंकवादियों के पक्ष में बयान दे रहे हैं, उन सबकी तस्वीरें बीजेपी ने ट्वीट करी है। वो पोस्टर ट्वीट किया और बीजेपी ने उस पर सवाल उठाया। और ये जो तमाम नेता, कांग्रेस के ही नेता इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, इनको लेकर खुद कांग्रेस ने भी कल कहा था कि भाई इस तरह के जो है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो प्रस्ताव है इसके खिलाफ में है, लेकिन उसके बावजूद भी आज कांग्रेस के एक और नेता, उन्होंने एक बेतुका बयान जारी कर दिया है। इस सब को लेकर एक पोस्टर वॉर छिड़ी है, लेकिन इस पोस्टर वॉर को लेकर आज हम सवाल उठाएंगे कि पोस्टर वॉर ये मोहब्बत की दुकान का नया अवतार है। ये पोस्टर वॉर है और मोहब्बत की दुकान का नया अवतार है, क्योंकि वो कांग्रेस, वो राहुल गांधी जो कहते थे उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, उन्हीं राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी जो है वो इस तरह का नफरती पोस्टर जारी करती है। बीजेपी साफ साफ कह रही है ये पोस्टर राहुल गांधी के इशारे पर जारी किया गया है। तो टूक में आज इसी को लेकर चर्चा होगी, इसी को लेकर डिबेट होगी, लेकिन पहले सुनिए क्या कुछ कहा गया इसको लेकर बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, क्या अब इसको जवाब दिए जा रहे हैं। सुनिए जरा। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये तस्वीर जो है ये कांग्रेस के वेरीफाइड एक्स हैंडल से की जाती है और इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद एक बहुत बड़ा सिग्नल शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है, चिंता मत करो, भारत के अंदर मीर जाफर, तुम्हारे समर्थक सब उपस्थित हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की पिक्चर पोस्ट करती है तो क्या यह पूछा नहीं जाएगा ये कैसा शौक है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी आपका कि पाकिस्तान की वाहवाही लूटने के लिए देश से गद्दारी करेंगे। कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। कई चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, पूरे जियोपॉलिटिकल सेटअप में जो चीज़ें हो रही हैं उसको लेकर के भारत का दृष्टिकोण बेहद साफ है और वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी दलों की ओर से वो जाना चाहिए। वो कभी कभी मिसिंग लिंक रहता है। वो ये गलत है इस तरीके से, जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला जी का जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जिस तरीके से उनका बयान रहा, इस तरीके की गंभीरता की फिलहाल ज़रूरत है। पर ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। यहाँ पूरा देश एकजुट है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी इकट्ठे और एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं और आप पोस्टर में प्रधानमंत्री की सर काटकर एक तस्वीर जारी कर देते हैं। इस धृष्टता के लिए कांग्रेस को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं, ये वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जानें ली। मैं कांग्रेस पार्टी की इस अभियान की निंदा करता हूं। तो ये है मोहब्बत की दुकान का जो सर तन से जुदा अवतार है।
वो है सर तन से जुदा अवतार मोहब्बत की दुकान का। इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे और आज पोस्टर वॉर, मोहब्बत की दुकान का सर तन से जुदा अवतार, इसको लेकर आज चर्चा, आज की डिबेट करेंगे। मेरे साथ 4 मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। आइए परिचय करवा देता हूं। मेरे साथ राधिका केड़ा जुड़ चुकी हैं, नहीं मेरे साथ माफ़ कीजिएगा, तोहिन सिन्हा मेरे साथ जुड़े हैं बीजेपी से, माफ़ी चाहता हूं, मेरे साथ तोहिन सिन्हा बीजेपी से जुड़े हैं। मेरे साथ तहसीन पूनावाला जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं तहसीन पूनावाला जी। मेरे साथ धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और स्टूडियो में मेरे साथ विनीत जिंदल जुड़े हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत है। मैं शुरुआत कर रहा हूं तोहिन सिन्हा आपसे। तोहिन सिन्हा, आप इस मामले को इस हद तक आप आगे ले गए, आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने किया जो किया और ये सरतन से जुदा की पूरी आइडियोलॉजी है। फिर ये भी कहा गया कि ये जो ट्वीट हुआ है राहुल गांधी के इशारे पर हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस कह रही है कि हमने तो एक फिल्म आई थी और वो फिल्म थी गायब, उससे प्रेरित होकर किया, इसमें सर तन से जुदा का कोई बात नहीं है। आप लोग को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर इस मामले को दिखाने की जरूरत नहीं थी। नमस्ते अशोक जी, सबको नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी और खारगे जी ने इस बार प्रयास जरूर किया था कि थोड़ी जिम्मेदारी से पेश आए और 3-4 दिन तक वो प्रयास कायम भी रहा। सर्वदलीय बैठक जिस दिन हुई थी पिछले गुरुवार को, उसके बाद 3-4 दिन उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन अब ये कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से 2 चीजों से ग्रसित है। एक तो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, इनको अपने अंदर जो है एक तुच्छ भावना या एक ऐसी हीन भावना नजर आती है कि ये जो है वैलिडेशन और शाबाशी और तारीफ जो है इनको देश में नहीं मिल रहा है तो ये विदेश में ढूंढते हैं और विदेश में भी पड़ोसी देश में ढूंढते हैं। तो ये आदत सी हो गई थी इनको। दूसरी चीज जो है, ये पता नहीं क्यों इनको लगता है कि ये माइनॉरिटी अपीजमेंट का, तो पिछले 4-5 दिनों में एक के बाद एक ऐसे बयान आए थे कि पहले हम भी परहेज कर रहे थे। पहले सीतारमैया जी ने बयान दिया, चलिए हमने मतलब एक तरह से रिस्ट्रेंट के साथ हमने संयम से काम लिया कि नहीं हो सकता है कि सीतारमैया जी से गलती हो गई हो। उसके बाद थिम्मापुर ने कहा, उसके बाद एक और नेता कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि नहीं पाकिस्तान जो है बीजेपी का दुश्मन हो सकता है। विजय प्रसाद ने कहा, विजय वेट्टीवार का भी जी वेदत्तीवार ने कहा। तो उसके बाद आपको याद होगा कल सुबह 11 बजे के लगभग मैंने विशेष रूप से एक वीडियो राहुल गांधी और खारगे जी के लिए बनाई थी कि अब भी वक्त है, आप एक खुला बयान दीजिए कि आप इन लोगों की बातों का खंडन करते हैं और आइंदा आपके पार्टी के कोई भी नेता इस प्रकार का बयान ना दे जो कि भारत को शर्मसार कर सकता है। कल शाम को 5 बजे जब कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से इस प्रकार का चित्र आता है, एक बहुत ही विकृत मानसिकता वाला चित्र जिसको देखकर ऐसा लगता है कि सर तो तन से जुदा को वो एक छुपे मन से जो है उसकी वकालत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी में गड़बड़ी है। या तो राहुल गांधी की नीयत में कमी है, ये मोदी जी कहीं गायब नहीं है। रोज के रोज आप देख रहे हैं, कभी रोजगार मेला में होते हैं तो कभी किसी आज वो एक एजुकेशनल प्रोग्राम में थे, शाम को जो मीटिंग हुई तीनों सेनाओं के प्रमुख के बाद। तो मोदी जी गायब नहीं है, राहुल गांधी की पार्टी की नैतिकता गायब हो गई है, राहुल गांधी की पार्टी की बुद्धिमत्ता गायब हो गई है, उनकी जो है उनका विवेक गायब हो गया है। और मुझे लगता है कि बहुत लंबा समय हो गया, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी जो है राष्ट्र हित में काम क्यों नहीं कर पा रही है। देखिए 2017 में आपको याद होगा कि डोकलम का जब विवाद हुआ था, उस वक्त राहुल गांधी, मैं जस्ट 30 सेकंड में भी बात पूरी कर दूं, उस समय जो है उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर से बात करना मुनासिब नहीं समझा, वो चाइनीज एम्बेसी में गए थे। तो कम से कम राहुल गांधी ने इस बार थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई है। अगर मैं उनकी बात मान लूं तो घटना के बाद जो वारदात हुई, जो टेरर इंसिडेंट हुआ, जो वहां पे टेरर अटैक हुआ, उसके बाद वो कहते हैं कि अमित शाह जी को उन्होंने कॉल किया। मैं इसका स्वागत करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस प्रकार लत पड़ गई है देश हित में ना काम नहीं कर पाने की कि वो अब भी अपने आप को सुधार नहीं पा रही है और अब आदत से मजबूर हो चुकी। ओके, आप कह रहे हैं आदत से मजबूर है कांग्रेस। हालांकि ये बात सही है कि कांग्रेस अब से पहले जब डोकलाम हो या बाकी सब चीजें हो, उस समय राहुल गांधी का कांग्रेस का जो रुख था, इस बार कांग्रेस ने थोड़ा पॉजिटिव रुख दिखाया था। लेकिन कांग्रेस के जो ऐसे नेता हैं, जो बड़बोले नेता हैं, उनके बयान लगातार आ रहे हैं और फिर सोशल मीडिया से, कांग्रेस की ऑफिशियल मीडिया से इस तरह का ट्वीट हो जाना या वास्तव में जो है कई तरह की चिंताएं पैदा करता है।
तहसीन पूनावाला, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ट्वीट किया गया ना, कांग्रेस ने ट्वीट किया और उसको पाकिस्तान ने लपक लिया। पाकिस्तान के तमाम नेता, पाकिस्तान के तमाम हैंडल जो है इसको खूब बढ़ा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई मसाला दे रहा है पाकिस्तान, कांग्रेस जो मसाला दे रही है। उनको खुद ज़रूरत नहीं है कि वो किसी मीम बनाने वाले को हायर करें पाकिस्तान को, या वो किसी ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर करें। कांग्रेस इतनी सामग्री दे रही है कि वो कांग्रेस की सामग्री लेकर ट्वीट कर रहे हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं किसी को हायर करने की। नमस्कार अशोक जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले आप मजाक अच्छा कर लेते, पाकिस्तान में मीम डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर आएंगे कहाँ से? उस मुल्क में आएंगे कहाँ से? आएंगे तो फिर उनको कौन कर देंगे? उनको पैसे तो देंगे नहीं, उनका पैसा तो चुकता करेंगे। प्रोफेशनल को ले आए, समझो भारत से, चाइना से, जापान से, अमेरिका से, सिलिकॉन वैली से, उसका पैसा कौन देगा? तो वो मुल्क के पास ये सब चीज तो छोड़ दीजिए। लेकिन सीरियस बात ये है, देखिए, और मैं ये नोटिस कर रहा था, विपक्ष का जो रवैया था जब ये टेरर अटैक्स हुए पहलगाम में, बहुत ही पॉजिटिव था और पूरे विपक्ष भारत सरकार के साथ और देश के साथ खड़ा है। माननीय राहुल गांधी जी भी अपने ट्रिप को, उन्होंने अमेरिका की जो ट्रिप थी उसको कट शॉर्ट करते हुए आ गए। प्रधानमंत्री, उन्होंने गृह मंत्री जी से 2-3 बार बात की, जाके कश्मीर में उन्होंने बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दिया। तो मुझे लगता है कि जो माननीय विपक्ष के नेता उनकी जो भूमिका थी बहुत पॉजिटिव थी। अब इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि इस तरह की जो मीम्स थी इसकी जरूरत नहीं थी। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर हम पाकिस्तान को देखें, क्योंकि अक्सर हमें एक चीज कहा जाता है कि अंत में भारतीय और पाकिस्तानी एक है, हम एक ही नस्ल के लोग हैं, हम एक ही तरह के लोग हैं। हम बिल्कुल एक नहीं है, हम बिल्कुल एक लोग नहीं है। एक भी पाकिस्तानी अशोक जी, और आप फैक्ट चेक करना, असीम मुनीर के उस घटिया स्पीच को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये सारी टेररिस्ट घटना घटी। एक भी पाकिस्तानी, चाहे वो पाकिस्तान में वर्तमान में रहता हो या विदेश में कहीं रहता हो, एक भी पाकिस्तानी उस स्पीच को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। और वो ही स्पीच उस टेरर अटैक का बुनियाद था, जिसमें एक बनाया गया था परसेप्शन कि जो नॉन मुस्लिम्स है वे काफिर है और उनको फिर मारा गया था। तो सबसे पहले पाकिस्तान एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन हमें देखना चाहिए कि वहां पर किस तरह से वे सब एक हो गए। तो अभी जरूरत है कि एक होना है। वर्तमान सरकार से, मौजूदा हुकूमत से बहुत सारे सवाल पूछने, इंटेलिजेंस को लेकर किस तरह से फेल हुआ, बॉर्डर किस तरह से फेल हुआ, और ये सब बात उठाई। और ये भारत की अगर लोकतंत्र है कि मैं दूरदर्शन जो एक नेशनल चैनल है, जो एक राष्ट्रीय चैनल है, जो वहां पर आकर मैं सारे सवाल उठा सकता हूं। लेकिन वक्त अब नहीं है, वक्त बाद में है। तो जो भी क्रिटिसिज्म करना है, अगर आप चाहते हो कि माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहते हैं, सरकार राष्ट्रपति को कहते, कैबिनेट कहते, एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट की बुलाए, उसको गंभीरता से रखिए। देखिए, जो राहुल जी ने किया, बहुत गंभीरता से बात रखी थी, ग्रेविटास से। हमें ग्रेविटास से बात रखनी चाहिए। इस तरह की बातें मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती। आप कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक रखो ना रखो, आप उनके किसी भी प्रधानमंत्री से इत्तेफाक रखो ना रखो, नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह जी तक जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, एक ग्रेविटास था उनमें। वो अलग बात है, उनसे अग्री करो ना अग्री करो, वो अलग बात है। तो इस तरह की बचकाना हरकतें करना, मुझे लगता है ये कहीं सही नहीं। अगर आपने कल उमर अब्दुल्ला साहब को देखा, जिस तरह से उन्होंने बात किया, अब वक्त है एक होने का। हमें इस वक्त ये जो हमारे पड़ोस में पाकिस्तान की जो समस्या है उसे समाप्त करना है। क्योंकि हम फिर से पास्ट में अगर जाए, चाहे वो पार्लियामेंट, उसके पहले जब माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी पाकिस्तान के, हमें कारगिल मिला। उसके बाद जब आगरा में बुलाए तो उन्होंने फिर से हमें पार्लियामेंट अटैक किया। उसके बाद हम मनमोहन सिंह जी उनसे बातचीत की तो 26/11 किया। उसके बाद मोदी जी ने 2 बार अटेम्प्ट किए, पाकिस्तान गए, उनको बुलाया, तब उन्होंने पुलवामा किया, उसके पहले पठानकोट किया। तो ये देश सुधरने वाला नहीं है। और इसका एक कारण है, मैं 30 सेकेंड आपसे और लेकर कहूंगा। देखिए, अगर हम फिर से इतिहास में जाते हैं, आप नेहरू जी की स्पीच पढ़िए, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। वो कहते हैं कि इंडिया का एम है आंसू पोंछना हर गरीब से, गरीबी हटाना। ये उनका स्पीच है, हमें गरीबी हटाना है, अंधकार हटाना है, हमें बेरोजगारी हटाना है। पाकिस्तान का हर नेता का स्पीच है, हमें भारत को समाप्त करना है, कश्मीर को लेना है। पाकिस्तान के करीबन 16 आर्मी चीफ्स हुए जब से वे आजाद हुए, भारत के करीबन 31 आर्मी चीफ्स हुए। आप किसी भी भारत के आर्मी चीफ को पूछ लीजिए, किसी भी के आपके आर्मी का मकसद क्या है, भारत के आर्मी का मकसद, वो कहेगा हमारे आर्मी का मकसद है भारत को सुरक्षित रखना, एक प्रोफेशनल फोर्स बनना। आप किसी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पूछ लीजिए आपका मकसद क्या है, कहेगा हमें कश्मीर लाना है, हमें भारत को बर्बाद करना है। ये दोनों मुल्क में ये अंतर है। नहीं, तो ये हमें इसे समझते एक होना है। तहसीन, आप जो कह रहे हैं दोनों मुल्क में अंतर है, इसमें कोई दो राय नहीं।
पाकिस्तान एक का लोग नहीं है। पाकिस्तान के डीएनए में जो है आतंकवाद घुस चुका है, ये तो साफ तौर पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो भारत और पाकिस्तान जो है ना, वो कभी एक मुल्क था, लेकिन आज जो है जो पाकिस्तान है, वहां की मिट्टी में क्या जिन्ना ने क्या बोया है, नफरत बोई है, और वो नफरत जो आज निकल कर आ रही है। लेकिन सवाल मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस से तो पाकिस्तान से तो निपट लेंगे तहसीन जी। और आपने जो कहा, मैं मतलब फिर से कह रहा हूं, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे तहसीन पूनावाला हो, इस देश में ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के साथ ही रहे। कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन जो आवाजें कांग्रेस से निकल कर आती हैं, वो ये निकल कर आती हैं सर। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बार बार होता है। एक इमरान मसूद निकल कर आता है, कहता है बोटी बोटी काट देंगे, और उसको जो है संसद में पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद कांग्रेस जो इसी तरह का ट्वीट करती है। तो आखिर कौन लोग हैं ये कांग्रेस में? ये लोग जो हैं अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, उनको किसी की तो शय है। बीजेपी का आरोप है कि भाई राहुल गांधी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। नहीं, राहुल जी तो खुद इतना मैच्योर स्टैंड उन्होंने लिया है। वे अमेरिका से आए, वे गृह मंत्री जी से 2 बार उन्होंने बात की, कश्मीर गए, इतना मैच्योर स्टैंड लिया। पूरी कांग्रेस, पूरा विपक्ष, मैं क्या करूं, उस दिन ओवैसी साहब ने भी कितना मैच्योर स्टैंड लिए, वो सब विपक्ष ही थे। तो इस तरह की जो एक डिजीज है, वोक डिजीज, आप वोक हो सकते हो लेकिन ये अवेक नहीं है। तो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, इस तरह के स्टेटमेंट्स नहीं देना चाहिए, इस वक्त इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। तो कांग्रेस में कौन है ये वोक डिजीज वाला? ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस के अंदर जो उनका सोशल मीडिया कौन हैंडल करता मैं नहीं जानता, बस जो भी मोहतरमा या साहब हो गए, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जानते नहीं, वो पूरा देश जानता है उनका सोशल मीडिया कौन हैंडल करते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए कि एक स्पेशल सेशन हो, उसमें बातचीत होनी चाहिए। हमें स्पेशल सेशन को लेकर उसको गंभीरता से उस बात को उठाइए, उसको ग्रेविटा से उठाइए। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाकर माननीय प्रधानमंत्री से मिलकर बातचीत कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा ग्रेविटास हमें लाना चाहिए डिस्कोर्स के अंदर। इस तरह के बचकाना हरकतें, खास करके जब एक ट्रेजेडी हुआ है, मुझे लगता है वो शोभा नहीं देता। और इसका जस्टिफिकेशन ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी यहां गए वहां गए। देखिए, वो क्या करते वो उनका विषय है, हमें क्या करना चाहिए हमें वो देखना चाहिए। ये जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता प्रधानमंत्री वहां गए, प्रधानमंत्री आ गए। मुझे लगता है ये जस्टिफिकेशन इस वक्त देश एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, तो इन तहसीन कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी का तो इसमें हाथ नहीं है। जाहिर सी बात है, जो उनका सोशल मीडिया कांग्रेस का देखता है, उन लोगों की पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो लोग कहीं ना कहीं वोक कल्चर वाले, वोक जो दिमाग के लोग हैं। देखिए, राहुल गांधी सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करें। सुप्रिया श्रीनेत कल जिस तिरस्कार की भावना से उन्होंने वीडियो बनाया था कि प्रधानमंत्री को कहीं लू तो नहीं लग गया। अरे प्रधानमंत्री रोज कार्यरत हैं, 24 घंटे कार्यरत होते हैं। क्या प्रधानमंत्री अपना शेड्यूल साझा करें सुप्रिया श्रीनेत के साथ? शर्म आनी चाहिए सुप्रिया श्रीनेत जैसे व्यक्ति को। जिस प्रकार से, जिस तेवर में उन्होंने कल वीडियो बनाया है, और ये पहली बार नहीं है। तो राहुल गांधी जी अगर ऐसे लोग को बर्खास्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये कमजोरी है। और मैं तहसीन की भी आज सराहना करता हूं। और तीन लोग विपक्ष के ऐसे नेता हैं जो कि सराहना के पात्र हैं, असादुद्दीन ओवैसी, उमर अब्दुल्ला और शशि थरूर। इन्होंने जो परिपक्वता दिखाई है, अगर कांग्रेस के नेतागण यही परिपक्वता दिखाते, या राहुल गांधी आज से पहले यही परिपक्वता दिखाते, तो आज कांग्रेस की यह दुर्दशा नहीं होती। मैं फिर से कह रहा हूं कि राहुल गांधी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को ऐसी लत पड़ गई है देश हित में कार्य नहीं कर पाने की कि वो कांग्रेस को नहीं संभाल पा रहे। और मुझे लगता है कि उन्हें कठोर कदम उठाने चाहिए, सुप्रिया श्रीनेत को बर्खास्त करके एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। क्या तहसीन, आप सहमत है इस बात से? राहुल जी क्या करते क्या नहीं करते वो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि कांग्रेस को अपना कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना चाहिए, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया का कम्युनिकेशन हो, चाहे सोशल मीडिया का। सबसे पहले ये जो बॉयकॉट चालू है ये बंद करना चाहिए, लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, इस तरह की, देखिए गंभीरता, जब गंभीर माहौल हो तो इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। इस वक्त लोग नाराज है, उनमें आक्रोश है, इस तरह की उस वक्त मीम्स नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ, इसलिए मैं फिट नहीं होता उस चीज में। और अपनी बात रखे, गंभीरता से रखे। मैं भी तो सवाल उठा लो, गंभीरता से उठाए, ऐसे ना उठाए। अब क्या हुआ है, अब उन्होंने शाम को स्टेटमेंट दिया कि प्रधानमंत्री जी नहीं है, तो पूरे दिन जो उनके प्रवक्ता डिफेंड कर रहे थे वो भी आगे बस के नीचे। तो मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? आपको ना, आप ना इस साइड हो ना उस साइड, तो कर क्या रहे हो? मत कीजिए। बिल्कुल, और नहीं करना चाहिए। कांग्रेस कह रही थी प्रधानमंत्री कहां है। प्रधानमंत्री जो है आज वो भारत के तीनों रक्षा जो चीफ हैं उनके साथ बैठक कर रहे थे, रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे थे, और ये आपको दिखाई नहीं देता। आप कहते प्रधानमंत्री गायब हैं। प्रधानमंत्री गायब नहीं है, प्रधानमंत्री बोलते कम है, प्रधानमंत्री दिखते कम है, लेकिन उनका एक्शन बोलता है।
वो पहले भी बोला था, लेकिन तब कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने सवाल उठाए थे, तब सबूत मांगे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दो, इसके सबूत दो, उसके सबूत दो। लेकिन जो तुहिन कह रहे हैं, सबसे देखिए सब दिक्कत यह है कि कांग्रेस में जो सोशल मीडिया हैंडल करने वाले लोग हैं, जो मीडिया हैंडल करने वाले लोग हैं, उनमें इतनी नफरत कूट कूट के भर दी गई है ना कि इसके अलावा वो कोई तीसरी बात सोच नहीं सकते। देखिए आज जो है कांग्रेस का ये ट्वीट था जिसको लेकर अभी जो है, लेकिन कांग्रेस, राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में यह ट्वीट किया गया था जिसमें आरएसएस की नेकर को आग लगा दी गई थी। आप सोचिए, आप मोहब्बत की दुकान कहते हैं, लेकिन कभी आप सरतन से जुदा की बात करेंगे, सरतन से जुदा प्रधानमंत्री का दिखाएंगे, और कभी आप जो है आरएसएस के कपड़ों में आग लगाकर, मतलब आपको आरएसएस से लड़ना है, आरएसएस से खत्म करना है, क्या आप आरएसएस के कपड़ों में आग लगा देंगे? आप आग लगाकर सरतन से जुदा करके कौन सी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं? ये राहुल गांधी को जवाब देना ही चाहिए। अशोक जी, यहाँ एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी कहते हैं, देखिए उनको सबसे पहले तो यह समझना होगा कि मोहब्बत की दुकान नहीं होती है, मोहब्बत का मंदिर होता है, मोहब्बत का आश्रम होता है। जब आप मोहब्बत को ही ट्रांजैक्शनल बना देते हैं, इसका अर्थ है कि आप बदले में कुछ चाहते हैं। और ये इस वाक्य से मुझे लगता है कि उनकी कोशिश कहीं उनकी नियत में खोट है। तहसीन जी, आप ये बात उन तक पहुंचाइए। मोहब्बत की दुकान नहीं होती है, मोहब्बत का मंदिर होता है, मोहब्बत का आश्रम होता है। जब आप दुकान कहते हैं मतलब वो ट्रांजैक्शनल है, आप बदले में जो है कुछ चाहते हैं लोगों से। और इस बीच मैं आपको बता दूं, सुनिए मैं आपको, आप देश की सेवा, मैं आपको इस वक्त देश की सेवा नहीं कर पा रहे। इस वक्त मैं एक ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं, बड़ी खबर दे दूं, और वो बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस ने अपना वो विवादित ट्वीट जो है हटा दिया है। कांग्रेस ने अपना वो विवादित पोस्ट डिलीट कर दिया है, सोशल मीडिया से कांग्रेस ने हटाया। लगातार कल से सोशल मीडिया पर लोग इसको आलोचना कर रहे थे, कांग्रेस के जो पूरी एक्टिविटी है उसको लेकर सवाल उठा रहे थे कि आखिर कांग्रेस ने इस तरह का बेहुदा ट्वीट, ऐसे समय में जबकि पूरे देश को एक स्वर में होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, कांग्रेस ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसको पाकिस्तान के लोग ट्वीट कर रहे थे, पाकिस्तान के नेता ट्वीट कर रहे थे, पाकिस्तान के लोग ट्वीट करके भारत को लेकर के उंगलियां उठा रहे थे और भारत पर हंस रहे थे पाकिस्तान के लोग कि किस तरह से कांग्रेस जो है भारत के प्रधानमंत्री का मजाक बना रही है, किस तरह से सरतन से जुदा की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ा रही है। और अब जो खबर आ रही है, कांग्रेस ने यह विवादित पोस्ट हटा लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, कांग्रेस ने यह विवादित पोस्ट सोशल मीडिया से हटा लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो अभी आ रही है। जहां तक मुझे याद आता है, पहली बार शायद ऐसा है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया आम लोगों के प्रेशर में आया है, आम लोगों के जनमानस को, कांग्रेस को समझ में आया है आम लोगों का जनमानस जो है किस तरह से है। क्योंकि बीजेपी ने जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन आम लोगों के मन में इस ट्वीट को लेकर के गुस्सा था। आम लोगों को लग रहा था कि इस तरह का ट्वीट करना बेहूदगी है, गलत समय है। और हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़ी खबर पर। देवेंद्र, कांग्रेस बैकफुट पर आई है इस ट्वीट को लेकर के, तो कांग्रेस ने ट्वीट तो हटा दिया, लेकिन क्या ट्वीट करने वाली जो टीम है या टीम की मुखिया हैं, उनको लेकर कोई दिशा निर्देश या उनको लेकर कुछ बयान है कि भाई आखिर जो लोग ट्वीट कर रहे हैं वो बार बार इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं, तो क्यों? हेलो देवेंद्र, नहीं, देवेंद्र को आवाज नहीं मिल रही है। चलिए मैं कोशिश करूंगा देवेंद्र के पास जाऊं, लेकिन मेरे साथ यहाँ पर जो है विनीत जिंदल जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विनीत जिंदल को दिखाई स्क्रीन पर विनीत जिंदल, और विनीत जिंदल ने इस पूरे ट्वीट को लेकर के, इसको लेकर दिल्ली पुलिस को उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया, अगर मैं सही हूं तो। जी हाँ, तो विनीत जिंदल वो अधिवक्ता हैं जिन्होंने इस ट्वीट को लेकर पहले एफआईआर दर्ज कराई, और विनीत जिंदल का ऐसा कहना है, इनका दावा है, इन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया कि जब उन्होंने कांग्रेस के इस सोशल मीडिया पोस्ट पर, इस ट्वीट पर आपत्ति जताई, इसके खिलाफ एफआईआर की, तो इनको गुमनाम कॉल्स आई जो इनको जान से मारने की धमकी दे रही है विनीत जिंदल को। विनीत, आपकी पहला रिएक्शन, कांग्रेस ने ये ट्वीट वापस लिया है, और बाकी आपका एक्शन। देखिए, बिल्कुल अशोक जी, एक बात अब साफ हो गई है कि कांग्रेस इस बात को मानती है कि ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की, भारत के प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति की, जो इस समय पे जब पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और
जो पाकिस्तान आतंकी देश जो है उसके खिलाफ पूरी जो प्रक्रिया है, जिस तरह से उसके ऊपर किस तरह से अटैक किया जाए, उस पूरी प्रक्रिया को लेकर काम कर रहे हैं। और इस समय पर आप ऐसा ट्वीट करते हैं जहां पे सर तन से जुदा को एक सिंबॉलिक फोटो के साथ आप यहाँ प्रदर्शित करते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। और उस देखिए उस ट्वीट को कैसे यूज़ किया गया। उस ट्वीट को पाकिस्तान के अंदर वहाँ के पूर्व मंत्री जो हैं वो लगा के कितने आपत्तिजनक शब्दों के साथ उस ट्वीट को रिट्वीट करते हैं और लिखते हैं। उसके बावजूद एक दिन लगा कांग्रेस को इस आपत्तिजनक पोस्ट को डिलीट करने में। तो सबसे पहली बात जो आज सुबह से जब से ये सारी चीज़ें शुरू हुई, लगातार कांग्रेस के लोग कह रहे थे कि नहीं, ये कोई कह रहा था मोदी जी की फ़ोटो नहीं है, कोई कह रहा था नहीं जी ये देखिए ये इसका है और उसका है, और अलग अलग तरीके की चीज़ें सामने रखी है। तो अब ये बात साफ है कि ये पोस्ट जिस इंटेंशन से किया गया था, जिस सोच के साथ किया गया था, वो देश हित के और देश के खिलाफ थी और मोदी जी को कहीं ना कहीं डेफेमेटरी लैंग्वेज में प्रदर्शित करने की और लोगों को उकसाने की तरीके की एक जो पोस्ट थी ये थी। अब हटाने के बाद मैं मानता हूं कि जो एक्शन है मेरा उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा जो एक्शन था वो मैंने सीपी दिल्ली पुलिस को शिकायत जो है अपनी दर्ज करा दी थी और उसके बाद ये एश्योरेंस मुझे मिला है कि जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। और अगर एक बार कोई ऐसा कार्य किया जाता है जो कि डेफेमेटरी हो या फिर लोगों को भड़काने वाला हो, लोगों को उत्तेजित करने वाला हो, तो उसके खिलाफ अगर वो डिलीट भी कर दिया जाता है तो एक्शन नहीं होगा, ऐसा कहीं कानून में नहीं लिखा। तो एक्शन मुझे लगता है होना चाहिए और नहीं होगा तो उसके आगे के रास्ते भी खुले हैं। दूसरी बात आपने बताया जैसे कि मुझे इसके बाद पोस्ट करने के बाद जब मैंने ये लिखा कि भाई ये कंप्लेंट मैंने दायर की है, उसके बाद मुझे 2 नंबरों से कॉल आया, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ी सी की है और उस नंबर को भी मेरे पास है जिसकी शिकायत मैंने दिल्ली पुलिस को की है। और बड़ा दुखद है कि ऐसा गलत काम करने के बावजूद पहले कांग्रेस की मानसिकता और उसके बाद उसके कार्यकर्ताओं की मानसिकता कि लोग मुझे जान से आधार पे कांग्रेस के कार्यकर्ता, नंबर क्या भारत के थे, पाकिस्तान बिल्कुल के भी हो सकते भारत का नंबर था और उस व्यक्ति ने बोला कि आपने जो कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की है उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा और गोली मारेंगे। यहां तक उसने बोला मुझे ये कहा गया कि आपको झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा और उसके बाद अपना केस खुद लड़ना अगर बच गए तो। इस तरीके की बातें करना और इस तरह की मानसिकता रखना किस तरीके से आप सही ठहराएंगे। और अगर कोई कानून और देश के संविधान और कानून के तहत चलना चाहता है तो आप उसको इस तरीके से रोकेंगे तो पूरी मानसिकता जो है वो साफ है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं बड़ा की हो। दुर्भाग्यपूर्ण इस तरह की चीजें जो हो रही हैं और विनीत जिंदल ने जो आवाज उठाई थी उनकी आवाज को दबाने की भी कोई तो आपका रिएक्शन, कांग्रेस ने विवादित पोस्ट जो है वो हटा दिया है। इस समस्या को जड़ से नहीं निकालेंगे राहुल गांधी और ऐसे लोगों को अपनी पार्टी से नहीं निकालेंगे। आज इन्होंने डिलीट कर दिया क्योंकि इनको पता है कि बदनामी हो रही है। पाकिस्तान में फवाद चौधरी जो है पूरे दिन इंतजार करते हैं कि कांग्रेस पार्टी क्या ट्वीट करेगी जिससे कि वो रीट्वीट कर सके। तो आइंदा ऐसा ना हो इसके लिए राहुल गांधी को जो वोक माइंडेड लोग हैं, जो वामपंथी दिमाग वाले मानसिकता वाले लोग हैं, अगर वो पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पर रहेंगे तो दोबारा होगा। अच्छा क्या मैं कह रहा हूं कि कम से कम जो है देश हित में उनको लगा कि 28-29 घंटे के बाद ही सही, हालांकि ये 2 घंटे के बाद ही उनको समझ में तो आ गया होगा, तुरंत 2 घंटे के अंदर समझ में आ गया होगा कि क्या ब्लंडर उन्होंने की है, लेकिन फिर भी उनको 28-29 घंटे लगे। बस आइंदा ऐसा ना हो क्योंकि देश को ऐसी स्थिति में शर्मसार करना इस छिछोड़ेपन से मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी को शोभा नहीं देता और विशेषकर उस पार्टी को जो कि 60 साल जो है सरकार में रही है, जो कि युद्ध का सामना स्वयं की है, उसको ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल, और ये पब्लिक का प्रेशर है और कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई क्या होता है, मैं 1 मिनट तहसीन आता हूं। कई बार लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है आवाज उठाने से। आवाज उठाने से ये फर्क पड़ता है, आज कांग्रेस पार्टी का पूरा सोशल मीडिया हैंडल जो है और पूरी सोशल मीडिया टीम जो अब बैकफुट पर आई है, ये जो जनता का जो दबाव बना है उसके कारण आखिरकार कांग्रेस को बैकफुट पर आना पड़ा। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तहसीन और धर्मेंद्र जी आऊंगा आपके पास, इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे ये खुशबू दे ये तीखा ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार मार्केट कैसा ऊपर नीचे होता है,
सनसेट से पहले म्यूचुअल फंड के मैदान से निकलने का टाइम आ गया है। अच्छा एक बात बता, तू इंडियन टीम का फैन कब से? 96 से सेमीज तक पहुंचे थे यार, फिर हार गए। तो क्रिकेट देखना बंद कर दिया? अरे नहीं, ऐसे कैसे, टीम इंडिया फॉरएवर ब्रो। एग्जैक्टली, करियर, इन्वेस्टमेंट और लाइफ में ऊपर नीचे होता रहता है यार। वो तो है। बस भाई डटे रहे, तभी तो अपने सपने पूरे कर सकता है। लाइफ और म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म सोचना सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तो दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं पोस्टर वॉर और मोहब्बत की दुकान का सरतन से जुदा अवतार। पोस्टर वॉर, मोहब्बत की दुकान का सरतन से जुदा अवतार। ये इसलिए क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बहुत ही आपत्तिजनक ट्वीट किया गया था। हालांकि पब्लिक प्रेशर में और बीजेपी जब आक्रामक हुई तो अभी कुछ देर पहले ब्रेक से जाने से पहले खबर आई थी कि कांग्रेस ने अपना ये विवादित पोस्ट जो है हटा दिया है। इस विवादित पोस्ट को लेकर के लगातार जो पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान के नेता थे, वो कांग्रेस के इस पोस्ट को लेकर आगे बढ़ा रहे थे और कांग्रेस की इस पोस्ट को लेकर के भारत की खिल्ली उड़ा रहे थे। और आखिरकार पब्लिक के प्रेशर में और बीजेपी के आक्रामक होने के बाद कांग्रेस ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। लेकिन तुहिन सिन्हा कह रहे हैं कि भाई इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए। विनीत जिंदल भी हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने इसको लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी। वो कह रहे हैं कि उनकी जो कार्रवाई वो लगातार चलती रहेगी। मेरे साथ तहसीन पूनावाला और धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी से वो भी जुड़े हुए हैं। नहीं तुहिन तहसीन मुझे दिख नहीं रहे। ओके, धर्मेंद्र यादव आपका रिएक्शन क्या? पहला रिएक्शन धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र सिंह माफ कीजिएगा। अशोक जी, अशोक जी आपको और सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। काफी देर बाद अवसर मिला, इसके लिए शुक्रिया। देखिए, जिस दिन ये हृदय विदारक घटना हुई, देश की आत्मा पर हमला हुआ, उसके बाद पूरा देश दुखी था, दुखी है। माननीय गृह मंत्री जी दौड़ करके गए, ऑल पार्टी मीटिंग की बात हुई और ऑल पार्टी मीटिंग हुई। ऑल पार्टी मीटिंग में अब सभी पार्टियों ने ये कहते हुए कि भाजपा से वैचारिक दूरियां हैं, वैचारिक विरोध है, लेकिन सब लोग सरकार के साथ एक मत हैं। जो सरकार निर्णय लेगी कभी तो अंतिम होना चाहिए, चाहे पुलवामा हो, चाहे पठानकोट हुआ, चाहे अभी बीच में जो हमारे कराची में जहां 9 लोग मारे गए थे वो घटना हुई, चाहे ये हुई, कोई तो अंतिम घटना होनी चाहिए, अंतिम घटना सिद्ध हो और इसके लिए देश विदेश जहां भी इसके हैंडलर हो, जो इसके लोग हो, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये सारा देश एक मत है। अब सवाल उठता है, कब सवाल उठा कि आपने अपनी यात्रा निरस्त की, पूरा देश इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री जी आएंगे और कुछ अच्छा निर्णय होगा भी हो सकता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग जो बात हुई थी ये तय हुआ था बाहर, हम लोग नहीं कहेंगे, जो राय देनी दे रही। लेकिन प्रधानमंत्री जी देश के मुखिया हैं, देश ने उनको चुना है, सवाल देश का प्रत्येक व्यक्ति उन्हीं से करेगा। ऑल पार्टी मीटिंग में गए ही नहीं और बिहार चले गए रैली करने, राजनीतिक रैली करने, तो सवाल नहीं उठेगा क्या? सवाल पूछा जाएगा। या इसके पहले अशोक जी आपको याद होगा जब एनडीए की या मोदी जी की सरकार नहीं थी, उसके पहले भी आतंकी घटनाएं हुई, ऐसा नहीं कभी हुई है, उस समय सवाल नहीं पूछे जाते थे क्या नरेंद्र मोदी जी बतौर मुख्यमंत्री या बतौर देश के नेता तमाम उस समय सरकारों सवाल पूछते थे कि नहीं पूछते थे? तो क्या ये देशद्रोही हो गए? क्या इनको क्या कहा जाएगा? अगर सवाल पूछते थे तो सवाल पूछना कर्तव्य, जनता ने चुना है, जिम्मेदारी है, सवाल का जवाब भी आना चाहिए, कार्रवाई का इंतजार होना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं, देखिए यहाँ पर दो मत हैं, यहाँ पर एकदम दो मत है। देखिए मैं यही कह रहा हूं, एक मिनट रुकिए, भारतीय जनता, एक मिनट रुकिए, धर्मेंद्र जी रुकिए एक मिनट। देखिए अभी तहसीन ने यहाँ क्या कहा? तहसीन ने कहा सवाल तो मैं पूछूंगा, ठोक के पूछूंगा, दूरदर्शन पे, डीडी न्यूज पर भी पूछूंगा, दो टूक में भी पूछूंगा, संसद में भी पूछेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी सवाल नहीं पूछूंगा मैं, अभी देश को एकजुट दिखना है। आप कह रहे हैं कि हाँ सवाल तो आपको भी पूछने का अधिकार है, लेकिन जब आप सवाल पूछने के एवज में, सुनिए ना, जब आप सवाल पूछने के एवज में कुछ जो है, जो वोक, अपने आप को फोक सिंगर कहते हैं, लेकिन जो वोक सिंगर्स हैं, जब अखिलेश यादव उनके वीडियो जो है पूरी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाते हैं, जब राम गोपाल यादव कहते हैं कि नहीं हिंदू तो पूछ के नहीं मारा गया, आप जो मरने वाले हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनका दर्द आप भुला देते हैं, और जब अखिलेश यादव इस तरह का पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाते हैं जिसमें पुलवामा से लेकर पहलगाम तक में सवाल पूछे जा रहे हैं कि भैया ये बताओ इतने लोग घुसे कैसे, तो क्या ये उचित कार्रवाई है? ये उचित है आप लोगों का एक्शन?
नहीं अशोक जी, मेरी बात पूरी हो जाने देते तो ये सवाल का जवाब अपने आप पूरी मैंने आपको काफी समय दिया सर। पार्टी एक घंटे भी इंतजार नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर से जाति और धर्म जैसा सवाल राजनीति करना शुरू कर दिया इतनी हृदय विदारक घटना पर। जब आप आतंकियों में, जब आप मरने वालों में जाति खोजने लगे, धर्म खोजने लगे, तो राजनीति कौन कर रहा है? तो पूरा देश देख क्या रहा था। आतंकवादियों ने धर्म खोज के नहीं मारा था धर्मेंद्र जी? आप इसको झुठला देंगे क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी आप सच को, आप सच से कब तक मुंह चुराते रहेंगे? अगर आतंकवादियों ने, सुनिए ना, अगर आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा और जो पीड़ित परिवार कह रहे हैं, आप पीड़ित परिवारों की भावनाओं को भी कुचल रहे हैं, उनको झूठा साबित कर रहे हैं, ये कौन सा तरीका हुआ? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ट्वीट किया था कि नहीं किया था इस तरह का? नहीं, भारतीय जनता, मैं पूछ रहा हूं राम गोपाल यादव ने क्यों कहा कि हिंदू धर्म नहीं पूछा? ये उन्होंने किस आधार पर कहा? ये उनको जानकारी कहां से आई? नहीं, जब आप जाति और धर्म पर राजनीति करने लगे, जाति पर तो सर समाजवादी पार्टी की पूरी राजनीति जाति पर है, आप आज जाति की बात कर रहे हैं। नहीं, केवल आप सवाल पूछेंगे और दूसरा नहीं पूछेंगे, कैसे संभव? नहीं, आप सवाल पूछिए ना, सवाल पूछने से आप सवाल पूछिए ना। सुनिए, एक मिनट, आप सवाल पूछिए, खुलकर पूछिए, कोई मना नहीं कर रहा। आप सवाल पूछिए तो इनसे ना जवाब देंगे, ठीक है ना? आप सवाल पूछिए, लेकिन सवाल की आड़ में आप देश की एकता और सवाल की आड़ में जो पीड़ित परिवार हैं उनके दुख को उनके दुख दर्द के साथ मजाक क्यों बना रहे हैं? सवाल पूछिए ना। सवाल पूछने से, एक मिनट रुकिए, मैं तहसीन, एक मिनट रुकिए। आपने कहा तहसीन धर्मेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई हम तो सवाल पूछेंगे, ये सवाल पूछने भी चाहिए हमको। भाई प्रधानमंत्री कहां गए, प्रधानमंत्री बिहार क्यों चले गए, ये सब चीजें क्यों बोले? वो तो हमारा अधिकार है, सवाल तो हम पूछेंगे। तहसीन की आवाज दीजिए। आ रही मेरी आवाज? जी, बोलिए जी। बिल्कुल पूछना चाहिए, या अधिकारी विपक्ष का, मैं विपक्ष में हूं, मैं आपके शो पे पूछता हूं, कौन रोक सकता है? लेकिन सवाल करने का एक तरीका होता है, खास करके जब गंभीर सिचुएशंस होती है, आप उसको मैच्योरली पूछते हैं। सबसे बड़ा अकेले जी ने मैच्योरली पूछा, लेकिन जो यूट्यूबर्स है उनकी अगर हम वीडियो चलाएंगे, वो किस तरह की बातें करते, जो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, उससे क्या फायदा होता है? आज एक जो भाजपा के पूर्व यूनियन मिनिस्टर थे और इंडिया अलायंस के राष्ट्रपति के उम्मीदवार, वो कह रहे पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स को बैन किए, तो उसको एक स्थान और एक जगह होती है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात देखिए, मैं फिर से इस पोस्ट पर आना चाहता हूं। जब ये पोस्ट आया अभी 25-26 घंटे पहले, मैंने कॉल किया था, वरिष्ठ लोगों को कॉल किया था, सबसे वरिष्ठ जगहों पर मैंने कॉल किया। मैंने कहा इससे नुकसान होगा, मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, टीवी पे कह रहा हूँ, कहेंगे नहीं जो भी है देखते इसको, वो एक। अब इसके बाद 24 घंटे आपके कार्यकर्ताओं ने इसको डिफेंड किया। मैं सही गलत में नहीं जा रहा हूं, अब आपने डिलीट कर दिया, तो मतलब सर ना, आप क्या कर रहे हो? कुछ तो इसमें, चल एक मिनट देश को बाजू में रखते, पॉलिटिकल आपको नुकसान ही हो रहा है। जब आपको डिलीट करना था मतलब वो गलत था तो किया क्यों? इस वक्त क्यों किया? और नहीं था गलत तो आप खड़े रहते कि कुछ नहीं गलत, हमें पूछना है। तो आप क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या है? सबसे पहली बात तो इसीलिए कह रहा हूं, सिंपल रखिए। हम इस वक्त सरकार के साथ है, सरकार से कठिन सवाल पूछना है, पार्लियामेंट में पूछेंगे, पार्लियामेंट्री कमेटी में पूछेंगे, डिफेंस कमेटी पूछेंगे। अगर प्रधानमंत्री जवाब नहीं देते, हम माननीय प्रधानमंत्री के घर पर जाके पूछेंगे। आप एनएसए को सामन कीजिए ना, पार्लियामेंट्री कमेटी में। दरअसल जो आप कह रहे हैं ना तहसीन, आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने, आपने हाईएस्ट लेवल पे बात करी, कहा कि ये ठीक नहीं है, इस पे नुकसान हो सकता है। 10 घंटे तक जो है कांग्रेस के प्रवक्ता जो है टेलीविजन डिबेट में, सोशल मीडिया पर इसको डिफेंड करते रहे, अब जो है डिलीट कर दिया। तो कांग्रेस की हालत मुझे याद आ रहा है कि वो कहावत है, प्याज भी खाए और जूते भी। वो एक बड़ी पुरानी कहावत है। एक राजा ने एक बार एक चोर को पकड़ लिया तो चोर को सजा के तौर पर कहा कि भाई या तो 100 जूते खा लो या 100 प्याज खा लो। तो जो चोर था उसको लगा कि नहीं, मैं जूते खाने से अच्छा मैं प्याज खा लेता हूं, कम से कम प्याज खाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने प्याज खाने के लिए हामी भर दी और उसके बाद उसने प्याज खाने शुरू करे। 1 खा लिया, 2 खा लिया, 10 खा लिया, 15 खा लिए। अब जो है धुआं पूरी बॉडी से निकलने लगा। कितने प्याज खा सकता था? 15 प्याज खा लिए। और 15-20 प्याज खाने के बाद उससे कहा कि, उसने कहा नहीं महाराज, मेरे से प्याज नहीं खाए जाएंगे। तब महाराज ने कहा अब इसको 100 जूते मारो। तो कांग्रेस की स्थिति वही हो गई, प्याज भी खाए और जूते भी खाए। तो यही चीज है, इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति इसीलिए हो रही है सर, क्योंकि कांग्रेस में सोशल मीडिया कौन देख रहा है, बाकी कौन देख रहा है, नेता क्या बयान देख रहे हैं, ये सब अलग अलग दिशा में जा रहा है। उनको पब्लिक की भावनाओं का
कोई ख्याल ही नहीं है कि जनता क्या सोच रही है। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक को ये कह देंगे कि फर्जिकल स्ट्राइक है, जब आपके सांसद जो है, आपके बड़े नेता, प्रदेश अध्यक्ष आके कहेंगे कि बालाकोट में कोए मार कर आए थे, तो जनता इस बात को समझती है, इसका सजा जनता देती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं समझे तो किसी का क्या हो सकता है? बोलिए तुहिन। आज समाजवादी पार्टी बधाई का पात्र है, क्योंकि पहली बार जीवन में पिछले 7 दिनों में मैंने इन्हें आतंकवाद के विरुद्ध स्पष्ट स्टैंड लेते देखा है। अन्यथा 2012 से 2017 के बीच जब इनकी सरकार थी तो गुहार लगाते थे कोर्ट में कि वाराणसी में जो ब्लास्ट एक्यूज्ड है उनको उनकी सजा माफ की जाए, उनको मुक्त किया जाए। तो मेरे ख्याल से बधाई के पात्र है ये लोग, निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये जो प्रश्न उठाते हैं ना, बार-बार ये जो प्रश्न उठाते हैं कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों नहीं थे, क्यों रैली में गए। देखिए, जब रैली में गए थे वो एक पंचायती दिवस का कार्यक्रम था जिसमें देश भर से लोगों को पुरस्कृत किया गया था, इसलिए वो वहां गए थे। लेकिन उसी दिन कानपुर भी जाना था, वो कानपुर नहीं गए। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में आए। हो सकता है वो अपने सलाहकारों के साथ हो सकता है कि वो अपने जॉइंट सेक्रेटरी के साथ हो सकता है रक्षा विशेषज्ञ के साथ हो। ये सवाल वो पार्टी पूछ रही है जिनके मुखिया अखिलेश यादव खाली बैठे होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं आए ऑल पार्टी मीटिंग। ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं गए, वो उस पीड़ित परिवार के पास भी नहीं गए जो लखनऊ में थे। अखिलेश यादव ने कहा मैं तो उस परिवार को जानता नहीं, तो मैं उस परिवार के पास, मतलब आप सोचिए कि लखनऊ का एक पीड़ित परिवार है और अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं तो जो है। लेकिन इस बीच रुकिए, एक मिनट रुकिए धर्मेंद्र जी, एक मिनट रुकिए मैं इस बीच एक मिनट रुकिए, मैं आऊंगा। इस बीच में आपको जो वीडियोस दिखा रहा हूं वो एक और डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक तरफ जो पाकिस्तान से लगे वाघा बॉर्डर, बाकी सब जगह अटारी, वहां से जितने पाकिस्तानी थे वो सब भारत से निकल रहे हैं, क्योंकि उनको डेडलाइन दे दी गई थी। सबको, पाकिस्तान के जितने नागरिक थे उन सबको भारत से निकालने की शुरुआत हो चुकी है। और अब जो है बिल्कुल, और अब जो है कोशिश ये हो रही है कि जो लोग कहीं पर भी छुपे हुए हैं, ऐसे उन छुपे दीमकों को, उन कीड़ों मकोड़ों को पकड़ पकड़ के निकाला जाए। और इस बीच जो दृश्य आपको दिखा रहा हूं अहमदाबाद के हैं। अहमदाबाद और यूपी में, गुजरात में और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो अवैध जो इमारतें हैं, जो अवैध झुग्गी बस्तियां जो बसा रखी हैं, जिनमें बांग्लादेशी घुसे हुए हैं, उनको अब निकाला जा रहा है। क्योंकि ये सब भारत के अंदर बैठे भारत के दुश्मन हैं जो अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। इनके खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गया है। मैं इस एक्शन पर भी आना चाहता हूं, क्योंकि आज तो इस एक्शन को, गुजरात में इस एक्शन को रोकने के लिए आज छुट्टी वाले दिन हाई कोर्ट को खुलवाया गया, इस उम्मीद में कि अब जो है कोर्ट जो है इस एक्शन को रोक देगा। लेकिन कोर्ट ने इस एक्शन को रोका नहीं। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये कौन लोग हैं जो बांग्लादेशी अवैध जो घुसपैठिए हैं उनके बचाने के लिए अदालतों का दरवाजा खुलवा देते हैं, अदालत को छुट्टी पे बुला लेते हैं और कहते हैं कि नहीं माई बाप इनको छोड़ दो, ये तो हमारे अपने पाले पोसे लोग हैं। कौन है जो इनको पाल पोस रहा है और कौन है जिनको इनको निकालने पर जो है दर्द हो रहा है? मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। इस ब्रेक के बाद रुकिए। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। चलिए, दो टुक आप देख रहे हो। दो टुक में हम जो चर्चा कर रहे हैं, पोस्टर वॉर, मोहब्बत की दुकान का सर तन से जुदा अवतार। जिस तरह से कांग्रेस ने दबाव में ये पोस्टर जो कांग्रेस ने जारी किया था, जिसमें एक सर कटे व्यक्ति का जिसको दिखाया गया था, और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया और इसको सर तन से जुदा की जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस उसको बढ़ा रही है। तो बीजेपी के हमलावर होने के बाद और पब्लिक की जनभावनाएं जब इसके खिलाफ थी,
तो कांग्रेस ने देर शाम, बल्कि अब से कुछ देर पहले, इस पोस्टर को डिलीट कर दिया। लेकिन कांग्रेस की स्थिति वैसी ही हो गई है कि प्याज भी खाए जूते भी खाए, क्योंकि दिन भर कांग्रेस के प्रवक्ता इस पोस्टर को डिफेंड कर रहे थे, लेकिन आखिरकार कांग्रेस को इसको डिलीट करना पड़ा। इसी को लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इन सिन्हा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विनीत जिंदल वरिष्ठ अधिवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं, और धर्मेंद्र कुमार सिंह मेरे साथ जुड़े हैं। बोलिए धर्मेंद्र जी। देखिए, दो चीज है। क्या इंतजार कर रहे थे आतंकी घटना की? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, गुजरात में किसकी सरकार, और देश में किसकी सरकार है? और लगातार है। आखिर पाकिस्तानी बांग्लादेशी रह कैसे गए? उत्तर प्रदेश में कैसे है जो आज बुलडोजर चलाना पड़ रहा है? गुजरात में कैसे है? सवाल तब नीयत पे उठ रहा है। सवाल यही है कि आप इंतजार कर रहे थे आतंकी घटना का, या कुछ छुपाना चाहते हैं? पूरा देश कौन क्या कह रहा है, कौन ट्वीट कर रहा है, क्या बोल रहा है, उससे ऊपर उठ के एक देशवासी होने के कितना अच्छा लग रहा है धर्मेंद्र जी, कितना अच्छा लग रहा है। मेरी बात पूरी, मेरी बात पूरी। एक राजनीतिक सुनिए ना धर्मेंद्र जी, अब सुनिए। हो गया, बड़ी अच्छी बात है आपने। सुनिए, बड़ा अच्छा लग रहा है धर्मेंद्र जी, सुनिए। अब हो गया, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है आज, बड़ा अच्छा लग रहा है आज। समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो बांग्लादेशी हैं इनको रखा क्यों गया था, इनको तो निकाल देना चाहिए था। लेकिन कितनी मेमोरी शॉर्ट है आप लोगों की। मैं आपको याद दिलाता हूं, आप लोग तो भूल गए होंगे ना, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों में आपके बड़े कार्यक्रम होते हैं आप लोगों के। आप लोग भूल गए होंगे जब इस देश में सीए आया, जब नागरिकता संशोधन कानून आया, तो आप लोगों ने झूठ बोल के देश को भड़काया था कि ये मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कार्रवाई है। जब एनआरसी लाने की बात हुई, आप लोगों ने देश को भड़काया था, आप लोगों ने भारत के मुसलमानों को भड़काया था, और आप लोग जो है वो घुसपैठियों के बचाव करने वाले हैं। धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र सिंह जी, आप लोग हैं जो घुसपैठियों को बचाते हैं। आप लोग गए घुसपैठियों को बचाने के लिए जाते हैं। और अभी रुकिए, इनकी आवाज बंद करिए, वो चिल्ला रहे हैं। बंद करिए, मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट, बहुत हो गया। ये लोग जो बोल रहे हैं ना, अभी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अभी उत्तर प्रदेश में जैसी ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग जो हैं छाती पीट पीट कर आ जाएंगे, इन बांग्लादेशियों को अपना भाई बताएंगे। अरे जिसने जो माफिया थे उत्तर प्रदेश के, उनकी कब्र में जा जाके फतिया पढ़ रहे थे आप लोग, और आप लोग बता रहे कि आप लोग बांग्लादेशियों के खिलाफ हैं। आप लोग सवाल उठाएंगे। सवाल उठाने का आप लोगों को कोई हक नहीं है। हम लोग तो सवाल उठाते हैं, उठाएंगे। विनीत जिंदल उठाएंगे, तहसीन पूनावाला उठाएंगे, हम उठाएंगे, लेकिन आप लोग किस मुंह से सवाल उठाएंगे? तो इनसे ना बोलिए। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने और तो इनसे ना मेरा सवाल ये है, देखिए ये लोग तो इस तरह के हैं, इनकी तो हरकतें इस तरह की हैं। इन्होंने सीए पे देश को भड़काया, इन्होंने एनआरसी के खिलाफ भड़काया, ये बांग्लादेशियों को पालते पोसते हैं, ये बांग्लादेशियों के आई कार्ड। लेकिन आप इन लोगों से डर क्यों जाते हैं? कार्रवाई करनी चाहिए ना, अब आज क्यों हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते हैं। देखिए, निश्चित रूप से जब इतने सारे बांग्लादेशी पाए जा रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से एक सुरक्षा की चूक हुई है, ये हम मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये पूछ रहे हैं कहां से आ गए हमारी सरकार के होते? अरे आपके जब 35 एमपी हैं, 111 एमएलए हैं, तो किसी ने दरियादिली दिखाई होगी, किसी ने संरक्षण दिया होगा। लेकिन इस बार जो है ये निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी बाद में जाकर रोके, कांग्रेस पार्टी रोके, इस बार इस सफाया को कोई नहीं रोक पाएगा। यह बहुत निर्णायक सफाया हो रहा है। और इस प्रकार के बांग्लादेशी जो कई लंबे समय से इन्होंने कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की दरियादिली पर अपना बसेरा बसा रखा था, मेरे ख्याल से कांग्रेस के लिए भी और समाजवादी पार्टी के लिए भी ये एक आई ओपनर है। इन लोगों को संरक्षित करना बंद करिए। मैं समझ सकता हूं कि आपके वोट बैंक है, लेकिन आगे ये वोट बैंक नहीं रहेंगे, क्योंकि इस बार हम इनको अपने अंजाम तक पहुंचाएंगे और इनको वापस जो है डिपोर्ट करके बांग्लादेश भेजेंगे। ओके, विनीत जिंदल, छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूं, क्योंकि ये जो घर घर में घुसे हुए हैं, इनको लेकर एक्शन शुरू तो हुआ है, लेकिन इस एक्शन को अंजाम तक पहुंचाना अपने आप में चुनौती है, क्योंकि ये लोग ऐसे लोग हैं जो आपके भी घर में, हमारे भी घर के अगल बगल में होंगे, लेकिन हम लोग इनको शय देते हैं। आऊंगा इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है? नहीं भैया,
यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। नहीं टेस्ट का असली टेस्ट MDH, जिन जगह लिखते हैं। पहले दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम लगातार जो चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के पोस्टर वॉर की, जिस पोस्टर को कांग्रेस ने वापस ले लिया, लेकिन जिस तरह से गुजरात में और यूपी में कार्रवाई हो रही है घुसपैठियों को लेकर के, चाहे वो बांग्लादेशी हो, पाकिस्तान, उनको ढूंढ ढूंढ कर निकाला जा रहा है। विनीत जिंदल, ये एक्शन जो है अंतिम मुकाम तक पहुंचे, क्योंकि अभी भी देखते हैं बहुत सारे लोग, आज भी लोग कोर्ट गए थे, इनको बचाने के लिए कोशिशें होंगी। कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैनर नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े वकील आएंगे, उनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है कोई नहीं जानता, वो इनको बचाने के लिए कि इनको जी भारत से नहीं निकालो, ये वो करके, ऐसे बहुत सारी याचिकाएं आएंगी। क्या करना चाहिए कानूनी रूप से? जी बिल्कुल अशोक जी, बहुत बड़ा चिंता का विषय। और मुझे याद है कि इससे पहले भी आप ही के शो में एक बार ये मुद्दा उठा था, और मैंने तब भी ये कहा था कि ऐसी NGOs जो अवैध घुसपैठी है हमारे देश में, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, या कोई और अवैध घुसपैठी है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करती हैं। उन लोगों को प्रोटेक्ट करने वाले NGOs के ऊपर मुझे लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ही एक स्ट्राइक करने की जरूरत है। उनके फंडिंग कहाँ से होती है? आप देखिए कितने बड़े बड़े लॉयर्स जो हैं, सीनियर एडवोकेट जो हैं, वो खड़े होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, और आप मतलब मिनट्स में आप देखिए कि एक एक्शन शुरू होता है, पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय में फाइल होती है, उसके बाद अपीयरेंस होती है, वो पिटीशन उसी समय सुनी भी जाती है। तो कितना बड़ा एक मैं कहूँ कि पूरा एक सर्कल बना दिया गया है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और मैं मानता हूँ जांच का भी विषय है। और केंद्र सरकार को, जितने भी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार जितनी भी है, सबको ऐसी जो NGOs काम कर रही हैं, जो अवैध घुसपैठियों को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है, उनकी जांच की जरूरत है। बिल्कुल उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, और इसको कार्रवाई को लगातार चलना चाहिए, देखना चाहिए आखिर कौन लोग इनको बचाने पर। बोले धर्मेंद्र जी, मैं फिर से कह रहा हूं कि इनको बचाने के लिए तो नहीं आएंगे ना, सरकार के ऊपर दबाव बनिए, हम इसके साथ हैं। हम तो कह रहे हैं सरकार पे दबाव बनाइए, आप लोग एक प्रस्ताव पारित कीजिए कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठिए यूपी में हैं, और जितने बॉर्डर पर अवैध मदरसे बन गए हैं, जो अवैध मस्जिदें बन गई हैं, उन सबको ध्वस्त किया जाए। आप लोग एक प्रस्ताव पारित कीजिए, उसके बाद हम बीजेपी सवाल सवाल पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं एक्शन ले रहे, समाजवादी पार्टी साथ खड़ी है। बोलिए, करेंगे प्रस्ताव पारित ऐसा? हाँ नहीं, बिल्कुल जितने भी अवैध अतिक्रमण है, अवैध चीजें बिल्कुल गिराना चाहिए, कानून का राज स्थापित होना चाहिए, लेकिन नियत का सवाल है अशोक जी। यहाँ सवाल आप विपक्ष से पूछेंगे। नहीं, मेरी बात आने दे। धर्मेंद्र जी, आप सुनिए ना, आज आप एक आश्वासन दीजिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, और मैं फिर से कह रहा हूं, जिस दिन आप प्रस्ताव पारित करेंगे, मैं आपको बुला करके यहां पर मैं आपको शुक्रिया बोलूंगा पूरे देश की तरफ से, यूपी की तरफ से, और मैं कहूंगा कि, और उसके बाद जो है बीजेपी को हम कटघरे में खड़ा करेंगे। आप मुझे बताइए, अगले 15 दिन में, 20 दिन में समाजवादी पार्टी ऐसा प्रस्ताव कब पारित करेगी कि सीमाओं पर, यूपी की सीमा पर जितने अवैध मदरसे मस्जिदें बनी हुई हैं उन सबको तोड़ा जाए, और जितने घुसपैठिए यूपी में घुसे हुए हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, सबको खदेड़ खदेड़ कर निकाला जाए? आप ऐसा प्रस्ताव कब पारित करेंगे? नहीं अशोक जी, 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी केवल इसी इशू पर लड़ चुकी है। 3 केंद्र में तीसरी बार सरकार है, आज तक वो कार्रवाई नहीं कर पाए, उनसे सवाल नहीं पूछे। हम विपक्ष में पूछूंगा, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं सर, आप लोग साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र, सुनिए ना, धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हम जो हैं इसके समर्थन में। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, हम भी सवाल पूछेंगे, आप भी पूछिए, लेकिन एक बार एक प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत तो दिखाइए सर। सवाल हमारे हम सर, वही तो मैं कह रहा हूं, कैसा दोहरा रवैया है आप लोगों का, जिससे सवाल पूछते थे, जिससे मतलब बचाव करेंगे आप, बचाव करेंगे आप। हाँ, अभी सुनिए, अभी बचाव करेंगे आप, प्रस्ताव पारित। वैसे तो आप बड़े बड़े प्रस्ताव पारित करते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, बड़ा प्रस्ताव पारित करते हैं, लेकिन जब रोहिंग्या बांग्लादेशियों को निकालने के लिए मैंने बोला कि एक प्रस्ताव पारित कर लीजिए, तो कह रहे हमसे सवाल होगा। यही डबल स्टैंडर्ड है सर। चलिए, हो गया आपका, ओके, थैंक यू सर, हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू, हो गया। ये डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो जाता है सर, डबल स्टैंडर्ड। हम तो बीजेपी से, मैं कह रहा हूं, मैं धर्मेंद्र जी आपके साथ मिलकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करेंगे, लेकिन एक बार आप हिम्मत तो दिखाइए, एक बार एक प्रस्ताव पारित। आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन घुसपैठियों को बचाने वाले भी आप ही लोग होते हैं सर, इससे मत इनकार कीजिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, 2 टूक में कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।